नमस्कार, देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल से ये खबर है, जहां उत्तराखंड की तमाम वो खबरें हम आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से ये पहली खबर, जहां कोरोनेशन अस्पताल के विस्तार भवन निर्माण को लेकर डीजी नाराज दिख रहे हैं। तो समय से निर्माण का काम पूरा न होने पर डीजी हेल्थ ने फटकार लगाई है। डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने निर्माण अधीन कंपनी को फटकार लगाई है। तो जल निगम की भवन निर्माण शाखा बना रही है अस्पताल भवन। कोरोनेशन अस्पताल की नई बिल्डिंग दिसंबर 2020 में तैयार होनी थी। 100 बेड क्षमता की नई अस्पताल बिल्डिंग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। निर्माण शाखा के जीएम CS रजवार ने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया है। बोले हैं कि कोरोना काल के कारण भवन निर्माण कार्य में देरी हुई है। तो डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने फटकार भी लगाई। निर्माण को लेकर डीजी नाराज दिखी हैं। तो ये खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां जल निगम भवन निर्माण शाखा बना रही है इस बिल्डिंग को। कोरोनेशन अस्पताल की नई बिल्डिंग 2020 दिसंबर तक पूरी होनी थी। तो रेजिडेंट एडिटर फाहिम तना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनसे जानेंगे पूरी जानकारी और जो देरी पर नाराज हुई है डीजी, आगे क्या कुछ कर रही है फाहिम? देखिए कोमल, ये निर्माणदायी संस्था को नोटिस दिया है डीजी की तरफ से, और ये जब निरीक्षण पहुंची तो देखिए जिस तरीके से अभी काम काटा हुआ है तो गुस्से की वजह बना। और चूंकि ये दिसंबर 2020 तक इसका कार्य पूरा होना था, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास किया था। जो नया भवन बनना था, ये 100 बेड की इसमें बढ़ोतरी होनी है और जिला अस्पताल की और आधुनिक की अस्पताल का भवन बनना है। तो लिहाजा इसमें नाराजगी की बड़ी वजह बनी, क्योंकि काम इसका अधूरा है। और उन्होंने एक तरीके से फटकार लगाते हुए और जो संस्था है उत्तराखंड जल निगम की जो निर्माण शाखा है वो इसका निर्माण करा रही है, और संबंधित ठेकेदार को उन्होंने नोटिस दिया है कि अगले 2 से 2.5 महीने के बीच इसका काम पूरा होना चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। जी फाहिम, आप बने रहिए, अभी भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे। तो कोरोनेशन अस्पताल की नई बिल्डिंग को लेकर यहां पर डीजी नाराज दिखी है, जहां बिल्डिंग दिसंबर 2020 तक पूरी होनी थी। अभी तक निर्माण कार्य को लेकर डीजी नाराज दिखी। अगली खबर भी देहरादून से, जहां देहरादून में ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सांसद नरेश बंसल ने किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया जारी की है। तो किसानों को मसले का हल निकालने की तरफ सोचना चाहिए। तो सांसद का यह बयान सामने आया है। केवल कृषि कानूनों को वापस लेने का एक सूत्रीय एजेंडा सही नहीं है। अगली वार्ता में हल निकलने की सांसद ने उम्मीद भी जताई है। वहीं कृषि कानूनों के हर प्रावधान पर चर्चा करके हल निकाला जा सकता है। सांसद का कहना, कृषि कानून को सिर्फ रद्द करने की ही मांग कैसे हल निकाल सकती है। तो सांसद बंसल का यह कहना कि कृषि कानून को रद्द करना ही एकमात्र रास्ता नहीं। कृषि मंत्री जी ने कहा भी है कि हमारे किसान अन्नदाता हैं और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भी किसानों की खुशहाली बढ़ाना, किसानों की आय दुगनी करना 2022 तक। उस मार्ग को लेकर के ही ये तीनों संशोधन आए थे। लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं, वो वार्ता के माध्यम से ही दूर हो सकती है। 8-9 दौर की वार्ता हो भी चुकी है, लेकिन किसी एक ही स्थान पर अड़ने से, किसी एक लाइन की डिमांड से हल निकलना संभव नहीं होता। मुझे लगता है कि अब 15 तारीख को जो वार्ता होगी, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी 11 तारीख को सुनवाई है, उसके सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कोई ना कोई समाधान 15 तारीख को निकल आएगा। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने और फाहिम तना रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि जो सांसद जी का बयान सामने आया कि अगली वार्ता में हल निकल सकता है और कृषि कानून वापस लेना ही एकमात्र हल नहीं, इसकी क्या प्रतिक्रिया सामने से आई है? देखिए, इसमें सांसद बंसल का साफ तौर पर कहना है कि कानून बना है और कानून में जितने प्रावधान है, कुछ प्रावधानों को दिक्कत है या शंकाएं हैं और उनसे समस्या उत्पन्न हो सकती है, इस तरह की बात है, इस तरह किसानों की लगातार मांग है, तो उस पर हल निकालने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने भी इस बात को कहा है और कोशिशें की जा रही हैं कि वार्ता से जो
समस्या है उसको लेकर के हल निकले, प्रावधानों को लेकर के। जिस तरीके से किसान आंदोलन में कानून को रद्द करने की मांग हो रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संसद द्वारा बनाया गया कानून है और उस पर उसकी जो व्यू है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और उसको सीधे तौर पर खारिज कर देना और तुरंत रद्द करने की मांग सही नहीं है। बहरहाल उन्होंने उम्मीद जताई है किसानों से कि अपील करके नजरिए से बात कहते हुए कि किसान भी उसका हल, समस्या का हल निकालने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और आगे जो वार्ता होनी है जनवरी को, तो उसमें ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई है। जी फ़हीम, जैसे कि सांसद का ये जो बयान सामने आया है, कृषि कानून को वापस लेना ही एकमात्र रास्ता नहीं, ऐसे में क्या किसी कृषि दल का कोई भी रवैया, कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, इस तरह की अभी फौरी तौर पर तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है। सारे आंदोलन को अगर हम देखते हैं, किसानों का, किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, तो और लेकिन अभी भारत सरकार की तरफ से उस पर अमल की कोई जो संकेत है वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि कृषि कानून उस रूप में रद्द तो होने की कोई सूरत अभी दिख रही है, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अब वो कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं ये अभी देखना होगा। वही 15 तारीख को जो है अगली वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला आ सकता है, तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर सी बात है कि उनके वर्डिक्ट पर नजर है कि क्या वहां से निर्देश आते हैं, उनके निर्देश के अनुसार ही फिर आगे की चीजें तय होंगी। ये बात तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश आते हैं, और अगर निर्देश उस तरीके के आते हैं कि वार्ता की जरूरत ना पड़े तो भी एक ये पहलू होगा, और अगर वार्ता से ही हल निकालने की बात कह दी जाएगी तो वार्ता के लिए निर्धारित है ये, फिर उस तरीके से कदम बढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ा अहम होगा अपने आप में कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले में क्या कहता है। स्वयं अगर हम विपक्षी दल की बात करें इस बयान को लेकर, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, और इन कानूनों से अगर किसानों को दिक्कत है तो ये कानून वापस होने चाहिए। लगातार कांग्रेस इस साथ दे रही है किसानों का, और यही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है अगर विपक्ष के तौर पर देख लें। हालांकि अभी उत्तराखंड सरकार के हिसाब से कहीं आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं रहा है राजनीतिक रूप से, अब तैयारी कर रही है अगले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी, लेकिन वो कांग्रेस के समर्थन में है, और विपक्ष का कहना है कि कानून वापस होने चाहिए। तो एक तरीके से विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया फ़हीम तमाम जानकारियों के लिए। तो अगली खबर भी देहरादून से, जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर वार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा। बता दें, बीजेपी मातृशक्ति का सम्मान नहीं करती, प्रीतम सिंह का यह बयान। वहीं 2022 में सरकार बनाने का दावा बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है, तो प्रीतम सिंह की तरफ से ये बयान है। तमाम बातें सामने आई। सरकार को भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया संचालित कर रहे हैं, तो प्रीतम सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी पर तमाम तरीके के जो है वार किए हैं। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर ये बड़ा वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रीतम सिंह ने ये तमाम वो बातें कही हैं। बीजेपी मातृशक्ति का सम्मान नहीं करती, प्रीतम सिंह का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी एक बात रखती है, क्योंकि बीजेपी जहां एक और मातृशक्ति को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस बयान की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है कि बीजेपी मातृशक्ति का सम्मान नहीं करती, सरकार को भूमाफिया, खनन माफिया और शराब माफिया चला रहे हैं। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर वार किया है। बीजेपी मातृशक्ति का सम्मान नहीं करती, प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये वार किया। सरकार को घेरते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि सरकार को भू माफिया, शराब माफिया, ये तमाम वो जो माफिया है जो सरकार चला रहे हैं। आप से के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से
2022 के चुनाव के लिए तैयार है और निश्चित रूप से इस राज्य के अंदर 2022 में कांग्रेस का परचम लहराएगा और यहीं से संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि जब देवभूमि में परिवर्तन हुआ है तो पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। और देवभूमि के लोगों ने तय किया है, कांग्रेस के तमाम साथियों ने तय किया है कि हम देवभूमि में 2022 में परचम लहरा करके जो है सोनिया जी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राज्य में विकास की हालत खराब है, देवेंद्र यादव का कहना। बताते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बरसे हैं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। तो हरिद्वार कुंभ की योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, देवेंद्र यादव के ये तमाम वो बयान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की पिछले 4 वर्षों की कई नाकामियां हैं। तो किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय 3 काले कानून बना दिए हैं। देवेंद्र यादव के ये तमाम वो बयान है जो सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर यह बड़ा वार किया है, जहां किसानों की बात सबसे पहले रखी गई कि किसानों का कर्जा माफ करने के बजाय 3 नए कानून ला दिए गए। 4 साल में नाकामयाबी रही है बड़ी। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देवेंद्र यादव के कई बयान सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला, किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय 3 कानून बना दिए, देवेंद्र यादव का कहना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 साल में कई नाकामियां सामने आई, राज्य में विकास की हालत खराब है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर यह बड़ा निशाना साधा है, जहां उन्होंने साफ कहा कि हरिद्वार कुंभ मेले के जो कार्य है वो बेकार है, विकास नहीं हो रहा। तमाम वो बातें कही, पिछले 4 साल के कामों को लेकर बात कही कि नाकामियां सामने आई है। राज्य सरकार की पिछले 4 सालों की कई नाकामियां वहां बता दी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ ये भी कहा कि किसानों का भला करने के बजाय, किसानों का कर्जा माफ करने के बजाय 3 नए कानून ला दिए। राज्य में विकास की बात की, जहां उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की हालत बेहद खराब हो चुकी है। तो देवेंद्र यादव का ये बड़ा वार। आम आदमी पार्टी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इनका ना कोई संगठन है यहाँ पर, ना इनको कोई सोच है उत्तराखंड के बारे में। ये अखबारी कुछ बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज को लेकर एडवर्टाइज करके लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम कर सकते, इससे ज़्यादा वो कोई किसी काम नहीं आ सकती। इन्होंने लगातार कोशिश की है, चाहे पंजाब में, चाहे राजस्थान में या देश के अन्य कोनों में जाकर चुनाव लड़ने की भरसक कोशिश की है और बुरी तरीके से वहाँ पर फेल हुई है। मैं समझता हूँ कि इनकी कोई सोच ना होने की वजह से, इनकी कोई कैडर नहीं होने की वजह से यहाँ पर भी उसका वही हश्र। वहीं नरेंद्र नगर में 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया। प्रदेश कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सेवा का उद्घाटन किया है। शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी में ये उद्घाटन किया गया। तो महाविद्यालय के लिए कंप्यूटर्स, टैब और 50,000 देने की घोषणा की गई है। 4G इंटरनेट सेवा से जोड़ने पर छात्रों में खुशी की लहर दिखी है। सेवा शुरू करने पर सरकार के प्रयासों की छात्रों ने प्रशंसा भी की। आने वाले दिनों में उन्हें अच्छा रोजगार हासिल होगा। तो सुबोध उनियाल का ये कहना। महाविद्यालय पोखरी में जो कोरोना महामारी के कारण बच्चों को जिस तरह से कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद है, ऐसी स्थिति में सरकार ने बच्चों को पढ़ने से चिंता रखते हुए सारे महाविद्यालयों में जो 4G इंटरनेट सिस्टम को चालू किया है, जिससे कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में आसानी हो और दूर ग्रामीण बच्चों को भी उसका सुविधा मिल सके। उसकी आज शुरुआत हुई है और दूसरा क्योंकि विद्यालय काफ़ी पूर्व स्वीकृत हुआ था, अभी तक विद्यालय में क्योंकि जमीन विद्यालय के लिए इसमें मटेकता नहीं बन पाई है, ताकि मटेक हो तो इसमें विद्यालय का शीघ्र ही जमीन के चिन्हीकरण के बाद भवन का
इस सुविधा से ऑनलाइन टीचिंग में नए आयाम स्थापित होंगे और इसे लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और उन्हें यह महाविद्यालय को विश्वास है कि इस सुविधा से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अधिक लाभ होने। लेकिन हमारे क्षेत्र में नेट की कनेक्टिविटी की वजह से की दिक्कत थी, जिस वजह से अब हमारे क्षेत्र में आज सरकार द्वारा 4G नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिसके लिए हम सब छात्रों में बहुत उत्साह है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। वैश्विक महामारी कोरोना काल के चलते विद्यालयों की सारी पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में कनेक्टिविटी न होने के कारण उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने एक बेहतरीन निर्णय लिया है कि तमाम महाविद्यालयों को UBR से कनेक्ट करके, जो नज़दीक के टावर हैं उससे कनेक्ट करके वहाँ हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और इस तरह का कार्यक्रम बेलमती चौहान महाविद्यालय पोखरी में आयोजित किया गया, जिसका कनेक्टिविटी का उद्घाटन यहाँ पर क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। और छात्रों में बड़ा उत्साह था इस बात को देख करके कि निश्चित तौर पर आज जो पढ़ाई खास करके ऑनलाइन चल रही है इंटरनेट पर, उससे उनको सुविधा प्राप्त होगी। देखना है कितना ये कनेक्टिविटी यहाँ बच्चों को पठन पाठन में सुविधा प्राप्त होती है, ये देखने की बात होगी। नरेंद्रनगर से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रयाल। तो देहरादून में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। बता दें, कोविड-19 टीकाकरण हेतु पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर तालमेल से मिलेंगे अच्छे परिणाम। तो 12 जनवरी को प्रदेश भर में ड्राई रन आयोजित किया जाएगा, मुख्य सचिव का कहना। तो वैक्सीनेशन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ये निर्देश सामने आए कि बेहतर परिणाम के लिए अच्छा तालमेल होना चाहिए। तो 12 जनवरी से प्रदेश भर में ड्राई रन होगा। वैक्सीनेशन को लेकर ये तमाम वो निर्देश जहां कोविड-19 के टीकाकरण हेतु पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दिए गए हैं। जहां देश भर में कोरोना को लेकर जनता डरी हुई थी, वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की ये तैयारियां। वहीं देहरादून से हम आपको ये खबर बता रहे हैं जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश सामने आए। वैक्सीनेशन को लेकर बेहतर तालमेल से अच्छे परिणाम मिलने की बात कही है उन्होंने। 12 जनवरी से प्रदेश भर में ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। तो अच्छे परिणामों के लिए तालमेल होना आवश्यक बताया, जहां टीकाकरण हेतु पुख्ता इंतजाम रखने की बात कही गई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। फहीम ताना रेजिडेंट एडिटर इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे जो निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से काम शुरू होगा और इसके अलावा और क्या क्या निर्देश दिए हैं। फहीम। क्योंकि देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है, की तैयारी है। उससे पहले ये ट्रायल हो रहा है, तो एक तरीके से कहें कि अंतिम दौर का ट्रायल है जो अभी 12 जनवरी को होना है, और इसके बाद फिर वैक्सीनेशन की तैयारी है। हालांकि अब ये नहीं है कि वैक्सीनेशन का जो पहला चरण शुरू होगा, जो जिसमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स को होगा, तो उसमें उत्तराखंड के कितने हैं अब इसको लेकर के तय होगा। बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है। बता दें, कच्ची शराब बेचते हुए 3 अभियुक्तों को धर दबोचा गया है। तो पुलिस ने भारी मात्रा में इस दौरान कच्ची शराब जब्त भी की है। तो हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां माफियाओं के खिलाफ ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कच्ची शराब बेचते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी मात्रा में कच्ची शराब भी जब्त की गई है। तो हरिद्वार से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 3 अभियुक्तों के साथ भारी मात्रा में कच्ची शराब पुलिस ने जब्त की है। पकड़े गए 3 अभियुक्त कच्ची शराब बेच रहे थे जब उन्हें अरेस्ट किया गया। तो इस दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद की गई है। पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां एक और शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
और खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बर्फबारी हो रही है। बता दें, सड़क पर लगभग 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बीआरओ मशीन से बर्फ को साफ किया गया, तो भारी बर्फबारी के चलते आवागमन भी ठप हो गया है। बता दें, 3 फीट तक ये बर्फ जमा हुआ है, जहां बीआरओ मशीन से बर्फ को साफ किया गया, जिसके चलते भारी बर्फबारी के चलते आवागमन ठप हो गया। टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा के कई गांव खाली और विराज नगर आ रहे हैं। बता दें, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने जो पलायन को रोकने के लिए कमेटी बना रखी है, उसे गांव का कोई अनुभव नहीं है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें और शिक्षा का अभाव होना ही पलायन का कारण बन रहा है। साथ ही कहा कि प्रतापनगर क्षेत्र से पलायन का मुख्य कारण रोजगार न होना है, जिसके चलते अब गांव में मात्र बच्चे और बुजुर्ग ही नजर आते हैं। प्रतापनगर का सवाल है। यहाँ पर पिछले 15 सालों में 10 सालों में बहुत ज़्यादा पलायन इसलिए भी हुआ है कि जो टिहरी बांध की हमारी झील बनी थी और उससे पूरा संपूर्ण प्रतापनगर क्षेत्र कट ऑफ एरिया हुआ था, और जो हमारा चांटी डुबरा पुल की जो निर्माण की कार्य जो बहुत धीमी चली थी। लोगों को एक बार लगने लग गया कि अब हमारे लिए आने जाने के रास्ते नहीं बन पाएंगे, इसलिए थोड़ा बड़ी मात्रा में बन गया। अब तो खैर पुल बन गया, और हम लोगों के संदेश भी दे रहे हैं कि अब आप देखिए प्रतापनगर के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है, और आप अपने क्षेत्र में रहिए। मुझे लगता है इसमें काफ़ी सार्थक परिणाम आएंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात आ रही कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निश्चित रूप से सरकारों को, राज्य सरकारों को इसके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अस्थायी रूप से किस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिले, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, प्रशिक्षित हैं, उनके लिए जो कई तरह के जो यहाँ पर ऐसे उद्योग लगाए जाएँ जिससे उनका। काशीपुर के कठोरदाल पुलिस चौकी क्षेत्र में एक घर से प्रतिबंधित मांस बरामद होने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी ओम प्रकाश ने प्रतिबंधित मांस की बिक्री की सूचना पर पुलिस टीम के साथ मोहल्ला काजी बाग में एक घर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने रंगे हाथ मांस बेचते हुए पकड़ा। मौके पर 50 किलो मांस काटने के औजार और तराजू आदि भी बरामद हुए, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। वहीं मांस प्रतिबंधित होने की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। लक्सर के सीधड़ू गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला किसी काम से अपने घर की छत पर गई थी। उसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में वो आ गई और महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बता दें, गांव वालों ने बताया कि बिजली के तार हटाने को लेकर विद्युत विभाग को कई बार सूचना दी गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डालने के लिए गई थी तो 11,000 की लाइन के ऊपर से तार जा रहे, तो उस करंट लगने से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। हमने कई बार बिजली विभाग को इसकी लिखित में वो भी दी एप्लीकेशन, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब को भी दी लिखित में, कोई भी कार्रवाई नहीं। बिजली विभाग